गुड इवनिंग क्लास। एमएससी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होता है? जब एक कपल अनेबल हो कंसीव करने में 1 साल से ज्यादा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद। क्या मतलब हुआ? एक कपल जो अनेबल हो 1 साल से ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में साथ में रहे, 1 साल से ज्यादा अनप्रोटेक्टेड बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के 1 साल तक उन्होंने इंटरकोर्स किया, उसके बावजूद भी वो कंसीव ना कर पाए, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। क्या हुआ? इनफर्टिलिटी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन inability of a couple to conceive even after 1 year of unprotected intercourse। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का मतलब होता है विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये है इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन। इनफर्टिलिटी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? एक फीमेल ने 1 साल तक अपने पार्टनर के साथ रही, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, उसके बावजूद भी एक बार भी कंसीव नहीं किया हो। ए फीमेल हैज नेवर कंसीव, फीमेल हैज नेवर कंसीव, उसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? एक फीमेल ने एक बार तो कंसीव कर लिया हो, चाहे उसका एबॉर्शन भी हुआ हो, लेकिन उसका एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया हो, एक बार उसने कंसीव कर लिया हो, और उसके बाद अब जो है वो कंसीव करने में अनेबल है। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ए फीमेल अर्लियर एबल टू कंसीव बट नाउ शी इज unable to conceive। ये हो गया प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के कॉज क्या होते हैं। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या होती है? कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की कॉज में मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जैसे बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी होती है वो 30 से 40% तक होती है, और फीमेल इनफर्टिलिटी जो है वो 40 से 50% हो सकती है। तीसरा है कंबाइंड, यानी कि दोनों की वजह से कंबाइंड इनफर्टिलिटी 10% हो सकती है। और फोर्थ है अननोन, पता ही नहीं है कि इनफर्टिलिटी क्यों है, वो हो सकती है 10%। मेल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, मेल एंड फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि इनफर्टिलिटी क्यों है। अब हमें जानना है कि इनफर्टिलिटी फीमेल में है या मेल में। 2 कपल हमारे पास आए, एक कपल हमारे पास है, मतलब एक मेल और फीमेल, और हमसे कंप्लेंट कर रहा है कि हमें इनफर्टिलिटी है। तो हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि इनफर्टिलिटी फीमेल में होती है। लेकिन मैंने बताया आपको कि 30 से 40% जो है वो मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और 40 से 50% फीमेल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेल की इनफर्टिलिटी को जानने के लिए हम सिर्फ एक सिंगल टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि मेल में इनफर्टिलिटी है या नहीं, जो टेस्ट है सीमन एनालिसिस। मेल के सीमन का स्पेसिमेन लेके
उसको उससे डायग्नोसिस करके उसको पता लगाया जा सकता है कि मेल में इनफर्टिलिटी है या नहीं। और फीमेल की इनफर्टिलिटी को जानने के लिए वेरियस टाइप के इन्वेस्टिगेशन हमें करवाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेल का स्पेसिमेन लेके उसकी सीमन का एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें मेल की इनफर्टिलिटी के बारे में एक टेस्ट से पता चल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमन एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद में हम उसके कॉज देखेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी कॉज और मेल इनफर्टिलिटी के अलग अलग कॉज देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं सीमन एनालिसिस क्या होता है। सीमन एनालिसिस, सीमन एनालिसिस में एक पीरियड होता है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस एब्स्टिनेंस पीरियड क्या होता है, 3 से 5 दिन का होता है। इसमें क्या होता है कि मेल पार्टनर हमारे पास आया, उसको हमने बोला है कि 3 से 5 दिन के बाद आप आओ, और वो 3 से 5 दिन का पीरियड जो है वो एब्स्टिनेंस का पीरियड है। उसमें हम उसको बोलेंगे कि आप इन 3 से 5 दिन के अंदर नहीं तो आपको इंटरकोर्स करना है, ना आपको मास्टरबेट करना है, और आपको स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करना है, और आप अपना स्पेसिमेन जो हम उसको एक कंटेनर देंगे, वो 3 से 5 दिन के बाद आएगा, फिर हम उसको एक कंटेनर देंगे, उस कंटेनर में उसको बोलेंगे कि आप इजैकुलेट करके लेके आओ मास्टरबेट के थ्रू। वो स्पेसिमेन, उसके स्पेसिमेन से हम उसका सीमन का एनालिसिस करेंगे और उससे पता चल लगेगा कि मेल में इनफर्टिलिटी है या नहीं। तो एब्स्टिनेंस का पीरियड 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन के बाद में हम उसको वापस बुलाएंगे हमारे क्लिनिक पे या कहीं पे भी, मतलब जहां पर आप काम कर रहे हो। 3 से 5 दिन के बाद हम उसको वापस बुलाएंगे और उसको इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, सबसे पहला तो इंस्ट्रक्शन देंगे, शुड नॉट इजैकुलेट इन कॉन्डम, कॉन्डम के अंदर इजैकुलेट नहीं करना है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, स्मोकिंग एंड एल्कोहल को अवॉइड करना है। उसको एक कंटेनर देंगे, कंटेनर में सीमन का स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, उसको वॉश एंड प्रोसेस करके उसका एनालिसिस करेंगे, उसका डायग्नोस करेंगे। उसके बाद हम इसकी सीमन की जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं, उसके पैरामीटर्स को देखते हैं। सीमेंस की रिपोर्ट्स के पैरामीटर को देखते हैं, जिसमें हम नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पैरामीटर को देखेंगे। नॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एबनॉर्मल क्या होते हैं, अगर एबनॉर्मल है तो उसको क्या बोला जाता है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज की जाती है। पैरामीटर, पैरामीटर पैरामीटर नॉर्मल, एबनॉर्मल, कोल्ड एज। सबसे पहले हम उसका पीएच देखते हैं। सीमन का पीएच कितना होना चाहिए, मोर देन 7.2। पीएच नॉर्मल होता है, इसका इतना होना चाहिए। और सीमन का जो वॉल्यूम है वो मोर देन 1.5 ml होना चाहिए। और एबनॉर्मल में क्या होगा, सीमन नहीं होगा, नो सीमन। नो सीमन, अगर सीमन ही नहीं है तो उसको बोला जाता है अस्पर्मिया, अस्पर्मिया। तीसरा हम देखते हैं पीएच और वॉल्यूम के बाद स्पून की कंसंट्रेशन। स्पून की कंसंट्रेशन में हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन शुड बी मोर देन 15 मिलियन पर ml, मोर देन 15 मिलियन पर ml। अगर लोअर देन 15 मिलियन पर ml है तो उसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। और अगर लोअर देन 5 मिलियन पर ml है तो उसको बोला जाता है
सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। और अगर सीमन के अंदर स्पर्म ही ना है, नो स्पर्म इन सीमन, सीमन के अंदर अगर स्पर्म ही ना है तो उसको बोला जाता है एज़ोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। ये देखा हमने पीएच, वॉल्यूम, स्पर्म की कंसंट्रेशन। और उसके बाद देखते हैं हम स्पर्म की कंसंट्रेशन के बाद देखते हैं टोटल स्पर्म का काउंट। टोटल स्पर्म काउंट, स्पर्म का टोटल काउंट है तो मोर देन 39 मिलियन होना चाहिए, मोर देन 39 मिलियन पर इजैक्यूलेशन, पर इजैक्यूलेशन में मोर देन 30 मिलियन होना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं हम इसकी मोटिलिटी, स्पर्म जो है मोटाइल कितना है, कितना होना चाहिए। स्पर्म की मोटिलिटी मोर देन 40% होनी चाहिए। अगर लोअर देन 40% है तो उसको हम बोल जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एस्थीनोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया। और एक होती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। ये तो इसमें मोटिलिटी में क्या है कि स्पर्म मोटाइल होना चाहिए, और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी में कि स्पर्म आगे मूव करना चाहिए। मूव करने वाले स्पर्म कितने होने चाहिए, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी मोर देन 30% होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो उसको बोलते हैं, उसको भी एस्थीनोस्पर्मिया बोलते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बनावट। स्पर्म की बनावट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल मोर देन 4% होनी चाहिए। अगर लोअर देन 4% है तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। ये हमें इसके पैरामीटर्स देखें कि नॉर्मल कितने होते हैं, एबनॉर्मल कितने होते हैं, और अगर एबनॉर्मल है तो उसको क्या बोला जाता है, इसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज की जाती है। स्पर्म की रिपोर्ट्स के बाद में हम देखते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी के कॉज क्या होते हैं। ये तो हमने इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, स्पर्म की मेल की इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशन देखा है, सीमन एनालिसिस उसकी रिपोर्ट्स के बारे में देखा है। और मेल की जो इनफर्टिलिटी है उसका कॉज क्या होता है, कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला है प्री टेस्टिकुलर, दूसरा है टेस्टिकुलर, तीसरा है पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं कैलमन सिंड्रोम। ये फीमेल और मेल में दोनों हो सकता है, ये इसका एग्जांपल है कैलमन सिंड्रोम। टेस्टिकुलर क्या हो सकता है, टेस्टिस में क्या हो सकता है, टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकती है, टॉर्सन हो सकता है टेस्टिस का, टॉर्सन ऑफ टेस्टिस। टॉर्सन का मतलब होता है मुड़ना, टेस्टिस का मुड़ना। और दूसरा हो सकता है ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस, इन्फेक्शन ऑफ टेस्टिस को बोलते हैं ऑर्काइटिस। और पोस्ट टेस्टिकुलर को समझने के लिए हमें ये पाथवे समझना होगा कि पोस्ट टेस्टिकुलर पाथवे क्या है। ये है टेस्टिस और
ये है वास डिफेंस। ये है पेनिस। दिस इज टेस्टिस, दिस इज वास डिफेंस, एंड ये सेमाइनल वेसिकल, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहां होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और यहां होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये दोनों साइड होते हैं। और यहां होते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म जो है वो मोटिलिटी को अटेंड करते हैं। मोटिलिटी यहां से स्पर्म की बनती है, यहां से स्पर्म मोटाइल होके यहां से ट्रेवल करता है और टेस्टिस से होकर वास डिफेंस में आता है, और वास डिफेंस में सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो अपने सीक्रेशन ऐड करती है। सीक्रेशन में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। सेमाइनल वेसिकल्स के सीक्रेशन में फ्रक्टोज होता है, और सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो सीमन का 60% भाग बनाती है। सेमाइनल वेसिकल्स जो है सीमन का 60% भाग यहां से बन जाता है। और उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सीक्रेशन को ऐड करती है, और इजैक्यूलेटरी डक्ट अपने सीक्रेशन को ऐड करती है। और एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, एट टाइम ऑफ इंटरकोर्स बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी अपने सीक्रेशन को ऐड करती है और टोटल सीमन को बनाती है। तो ये हो गया पोस्ट टेस्टिकुलर पाथवे। इस पोस्ट टेस्टिकुलर पाथवे में अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, पोस्ट टेस्टिकुलर पाथवे में अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो कॉज पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज जाना जाता है। प्री टेस्टिकुलर कॉज में हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, और टेस्टिकुलर में अगर टेस्टिस का टॉर्सन हो गया या टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया तो वो टेस्टिकुलर कॉज हो गया। और पोस्ट टेस्टिकुलर में इस पाथवे में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दिस इज द कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज के बाद में हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर स्पर्म का कंसंट्रेशन जो है वो लोअर देन 50 मिलियन पर ml एंड मोर देन 10 मिलियन पर ml है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होता है IUI। IUI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है कि इसमें एक कैथेटर होता है जिसमें स्पर्म को उसमें डाला जाता है और फिर यूट्रस के अंदर डाला जाता है। उस कैथेटर के थ्रू स्पर्म को यूट्रस के अंदर डाला जाता है और सर्विक्स को बाईपास कर दिया जाता है इसमें से। ये हो गया IUI अगर स्पर्म का काउंट इतना है तो। उसके बाद अगर स्पर्म का काउंट 10 मिलियन पर ml से कम है और 5 मिलियन पर ml से ज्यादा है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है IVF। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है
एक पेट्री डिश में एक एग को लिया जाता है फीमेल से, और उसके अंदर जो है 2, 4, 5 स्पर्म को डाला जाता है। और इसमें क्या होता है, ये पेट्री डिश में ओवा को डाल दिया, उसके ऊपर स्पर्म को डाल दिया जाता है, और इसमें बहुत सारे मतलब चांसेस हो जाते हैं पॉलीस्पर्मिया के। तो इसमें ट्विंस प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं। और उसके बाद अगर स्पर्म का काउंट 5 मिलियन पर एमएल से कम है, 5 मिलियन पर एमएल से कम है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है आईसीएसआई। आईसीएसआई का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या किया जाता है कि एक फॉलिकल होता है, ये प्राइमरी ओसाइट होता है, ये फॉलिकुलर सेल होते हैं, दिस इज प्राइमरी ओसाइट और दिस इज फॉलिकुलर सेल। अब इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को, एक ओवा होता है इसमें और एक ही स्पर्म होता है, एक ही स्पर्म को डाला जाता है, इसमें ज्यादा स्पर्म नहीं डाले जाते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म में, ओवा एक सेल होता है और इस सेल के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डाला जाता है, और इस प्रक्रिया को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोला जाता है। ये हो गए ट्रीटमेंट मेल इनफर्टिलिटी के। अब हम देखते हैं कि फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के क्या कॉज हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल की इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ये यूट्रस, ये है सर्विक्स, ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब। तो इसके अंदर क्या कॉज हो सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो सकता है। वो किस कारण होता है, एक तो कारण होता है पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, और दूसरा होता है साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है, साल्पिंजाइटिस, साल्पिंग किसके लिए वर्ड यूज होता है, फैलोपियन ट्यूब के लिए, और फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को बोलते हैं साल्पिंजाइटिस, साल्पिंजाइटिस। या तीसरा होता है एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। इसके कारण ये ट्यूब है, ये ब्लॉक हो सकती है। और यूट्रस का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो जन्मजात माल फॉर्मेशन हो सकता है, उसमें सेप्टेड यूट्रस है, बाइकॉर्नुवेट यूट्रस है, बहुत सारे यूट्रस के माल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होते हैं, वो हो सकते हैं कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। और सर्विक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सर्विक्स के अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी हो, एक तरह की एंटीबॉडी यहां पर हो जाती है जो स्पर्म को मार देती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पर्म। स्पर्म के अगेंस्ट एक ऐसी एंटीबॉडी यहां पर प्रेजेंट होती है जो स्पर्म को अंदर आते ही मार देती है। ये है ट्यूबल फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर। और ये सर्विक्स का हो गया, ये यूट्रस का हो गया। तो इसके अंदर कॉज क्या हो सकता है, ट्यूब का ब्लॉक हो सकता है, और यूट्रस के कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकते हैं, और सर्विक्स का जो है, सर्विक्स में स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें इतने पढ़ेंगे
और इसका अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर ये वाले कॉज है तो हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें तो आराम से हम IUI कर सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम स्पर्म को यूट्रस के अंदर इजैकुलेट कर देते हैं और स्पर्म जो है वो इस साइड वाली फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो हमें IUI से काम नहीं चलेगा, हमें IVF करना पड़ेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। और अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस है तो उसका तो पर्टिकुलर इलाज होता है जो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम इतना नहीं बता सकते हैं, वो एक पूरा चैप्टर है। और सर्विक्स में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो उसका एक नॉर्मल सा प्रोसेस करते हैं कि IUI जो है, IUI से सर्विक्स को हम बाईपास कर देते हैं। IUI में एक कैथेटर होता है, उस कैथेटर का नाम होता है लीच विल्किंसन कैथेटर। उस लीच विल्किंसन कैथेटर की हेल्प से हम उस स्पर्म को यूट्रस के अंदर तक इंजेक्ट कर देते हैं। ये क्या पढ़े हमने, लिख देते हैं हम, कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर में PID हो सकता है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, साल्पिंजाइटिस, एंड तीसरा हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। यूट्रस के अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है यूट्रस का, और एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस। और सर्विक्स के अंदर क्या हो सकता है, सर्विक्स के अंदर एंटीबॉडी अगेंस्ट सर्विक्स। और चौथा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, चौथा कॉज, पहला है ट्यूबल फैक्टर, दूसरा यूट्रस का कोई मालफॉर्मेशन या एंडोमेट्राइटिस हो जाना, तीसरा सर्विक्स में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता, और चौथा है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है जो होता है ओवरी का। ओवरी में क्या हो सकता है, एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन जो है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है। एन ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होना, और ये मोस्ट ट्रीटेड है, इसको इजीली से ट्रीट किया जा सकता है। एन ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन का ना आना, ओव्यूलेशन का ना आना। अब ओव्यूलेशन का ना आना ओवेरी में क्या होता है, एन ओव्यूलेशन। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम कि एन ओव्यूलेशन अगर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट करने से पहले हम इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको एन ओव्यूलेशन है या नहीं। तो उसके लिए हम LH सर्च को चेक करते हैं, जिसके लिए एक LH किट आता है, एक LH किट आता है जिसके अंदर यूरिन के अंदर इसका LH का लेवल प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर भी होता है, उसके बाद यूरिन में आ जाता है। तो ये LH किट से हमें पता लग जाता है कि इसमें एक लाइन आ जाती है जिससे पता लग जाता है कि LH सर्च हुआ है कि नहीं। इसे हम ओव्यूलेशन का
पता लगा सकते हैं। ये जो है ये ओवुलेशन से 32 टू 36 ओवर पहले होता है। आपको पता है कि एलएस सर्च जो है वो ओवुलेशन से 32 टू 36 पहले होता है। तो ये जो टेस्ट है ये ओवुलेशन से 32 टू 36 पहले ही बताया जाता है। लेकिन जो ओवुलेशन के बाद जो टेस्ट होता है वो होता है डे 22 पे। उसमें क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटेम जो है, कॉर्पस ल्यूटेम डे 22 पे प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। तो हम डे 22 पे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि इसका एलएस सर्ज हो गया है, इसका ओवुलेशन हो गया है। ये तो ओवुलेशन से पहले पता लगता है कि एलएस सर्ज होगा, तो ओवुलेशन भी 32 टू 36 बाद में होगा। लेकिन ये ओवुलेशन होने के बाद 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6 डे आफ्टर ओवुलेशन जो है वो 22 डे होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है और उससे हम पता लगा सकते हैं इसका ओवुलेशन हुआ कि नहीं। ओवुलेशन का पता लगाने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोन 2 टैबलेट देते हैं। ओवुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट एंड लेट्रोजोल, और एक होती है सिंथेटिक LH एंड FHH, जिसको बोलते हैं HMG, ह्यूमन मीनोपोजल गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन मीनोपोजल गोनेडोट्रोपिन। ये सिंथेटिक LH और FSH होते हैं। अब इस LH की जगह LH की तरह ही एक एक्ट करने वाला एक और हार्मोन होता है HCG। HCG जो होता है वो LH की तरह ही काम करता है। LH एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और HCG होता है वो चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है। तो LH की तरह ही काम करने वाला HCG होता है, जो क्या करते हैं कि पहले फॉलिकुलर की स्टडी करते हैं कि फॉलिकुलर अगर 18 से 20 mm का हो गया है तो हम उस HCG को फॉलिकुलर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, HCG को इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद 90% केसेस में एनओवुलेशन की प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं। ये तो ओवेरी की प्रॉब्लम थी एनओवुलेशन, जिसका हमने ट्रीटमेंट देखा क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोन एंड सिंथेटिक LH एंड FSH। और उसके बाद में हमने देखा है कि ट्यूबल फैक्टर में साल्पिंजाइटिस हो सकता है, PID हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसमें ट्यूबल ब्लॉक हो सकती है। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक है, बोथ ट्यूब आर ब्लॉक, तो हम उसके लिए IVF करते हैं। सिंगल ट्यूब अगर ब्लॉक गए तो हम IVF नहीं करते हैं। और अगर सर्विक्स के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो उसका हम IUI करते हैं, इंट्रायूटेरल इंसेमिनेशन करते हैं। इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और IUI का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। और यूट्रस की प्रॉब्लम है, क्या हो सकती है? कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस एंड एंडोमेट्राइटिस। तो उसके लिए उसका अलग से इलाज है, यूट्रस का माल फॉर्मेशन, उसके लिए अलग चैप्टर है, उसमें सारा अपन सब कुछ देखेंगे। तो ये हमने पढ़ा कॉज क्या है मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आज हमने सारा इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ा है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, उसके कारण कॉज के बारे में पढ़ा, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू क्लास।